हमारे पास जो नंबर थ्योरी में या एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में जो टॉपिक्स होते हैं इसके, वो सारे स्टैंड अलोन टॉपिक्स होते हैं। यानी कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे होते हैं वो स्टैंड अलोन होता है और उसका दूसरे नए टॉपिक से रिलेशन जो है वो नहीं होता। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें यहाँ पर पढ़नी होगी वो हम पढ़ेंगे डायफेंटाइन इक्वेशंस। और डायफेंटाइन इक्वेशंस में अभी हम शुरू में लीनियर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि डायफेंटाइन इक्वेशंस क्या होती हैं और फिर उसके बाद लीनियर जो है वो इसको देखेंगे। किसी का माइक जो है वो ऑफ नहीं है, मैं खुद ही म्यूट म्यूट कर देता हूँ। माइक अपने सब लोग जो है वो म्यूट रखें। जब क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन जो है पूछते वक्त माइक अपना अनम्यूट कर लें और क्वेश्चन जो है वो पूछ लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायफेंटाइन इक्वेशंस। इक्वेशंस आपने तो इससे पहले जो है वो पढ़ी हैं। इक्वेशंस जो है वो आप बहुत ही छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे कि अगर आपके पास लिखा हो x प्लस वाई इक्वल्स 3 या इक्वल्स 1 अगर लिखा हो, तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि ये किस तरह की जो है वो लाइन होगी या क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी। इसी तरह से अगर लिखा हो x इक्वल्स वाई, तो इसका भी मतलब क्या है आपको पता है कि ये अगर आप स्केच करने जाएं तो x इक्वल्स वाई जो है वो ये लाइन होगी और x प्लस वाई, एक x प्लस वाई इक्वल्स 1, वो इस तरह से जो है वो लाइन होगी जिसमें ये भी 1 0 और ये 0 1 होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये लाइन आएगी। लेकिन जब यही चीज़ें जब आप नंबर थ्योरी में पढ़ेंगे, यानी कि नंबर थ्योरी में अगर आपने ये पढ़ा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू वाई, तो उसका सॉल्यूशन इस तरह से लाइंस की सूरत में आपको नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये होती है कि जब हम नंबर थ्योरी में इक्वेशंस की बात करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो रियल नंबर्स की सूरत में हमारे पास नहीं होता। जो आप यूजुअल मैथमेटिक्स में या इसके दूसरे कैलकुलस में, एनालिसिस में जो एक जब आप इक्वेशंस पढ़ रहे होते हैं, तो वो जो इक्वेशंस होती हैं उनका सॉल्यूशंस या उनकी डोमेन और रेंज जो है वो रियल नंबर्स होती हैं। यानी एक्स भी रियल लेते हैं और यहाँ पे वाई भी रियल लेते हैं, तो इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। लेकिन जब हम डायफेंटाइन इक्वेशंस की बात करते हैं तो डायफेंटाइन इक्वेशंस में हमें ये जो x और y है ये रियल हमें नहीं चाहिए होते, बल्कि ये क्या होते हैं हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर ये इंटीजर्स हैं तो हमें इस तरह से जो है वो लाइन नहीं मिलेगी, डिसकंटिन्यूटी हमारे पास आ जाएगी। जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन पॉइंट की सूरत में होगा। यानी कि अगर आप देखें कि ये जो हमारे पास है, अगर x इक्वल्स वाई, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इतनी सिंपल इक्वेशन हमेशा नहीं होगी, ये सिर्फ इतनी सिंपल इक्वेशन मैंने आपको समझाने के लिए ली है ताकि आपको समझ में आ जाए कि नंबर थ्योरी में जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वो उसका क्या मतलब होगा और जो यूजुअल आप सॉल्व कर रहे होते हैं उसका क्या मतलब होता है। x इज इक्वल टू वाई का जब आप सोल्यूशन निकालते हैं तो x इक्वल्स वाई का सोल्यूशन जो है वो इस तरह से होता है। कैलकुलस में आप सबने पढ़ा होगा कि ये इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन जब ये आप नंबर थ्योरी में आ जाएंगे तो नंबर थ्योरी में इस x इक्वल्स वाई का सोल्यूशन डिफरेंट होगा, ये नहीं रहेगा, बल्कि इस लाइन पे वो पॉइंट्स होंगे जो कि x और y की इंटीजर्स वैल्यू को दे रहे होंगे। यानी कि एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा जिसमें x भी 0 है, y भी 0 है। एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा कि जिसमें x और y 1 है, और एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा
जिसमें दोनों 2 हैं, एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा जिसमें दोनों 3 हैं, ये पॉइंट हो जाएगा एंड सो ऑन। यानी ये इसी तरह से चलते रहेंगे और ये इसी तरह से इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन होंगे यहाँ भी। ये क्या हो गया, 1 मिनट। ये शायद जो है वो चलें इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन है। ये बंद हो गया था, ये जो है जर्नल, जो मैंने खोला हुआ था विंडोज जर्नल, उसमें बाजू का प्रॉब्लम आ जाती है। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। यूजुअल जो इसका सॉल्यूशन है वो इसका सॉल्यूशन इस तरह से है। मैं दोबारा उसको बना रहा हूँ और जो इसका नंबर थ्योरी में हम सॉल्यूशन देखेंगे, यानी कि डायफेंटाइन इक्वेशंस जो होंगी उसमें सॉल्यूशन ये रेड कलर से जो बना रहा हूँ ये होगा, यानी जिसमें सिर्फ इंटीजर्स वैल्यूज जो है वो हमारे पास आएंगी। इसी तरह से तो ये जो है इसका तो ये इसका सॉल्यूशन है, जो रेड आपको नजर आ रहा है क्रॉस, ये एक्चुअली जो है वो इसका सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू वाई का। और ये x इज इक्वल टू वाई का सॉल्यूशन है नंबर थ्योरी में, क्योंकि नंबर थ्योरी में हमारे पास x और y दोनों इंटीजर्स होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर थ्योरी में हमें एक्चुअली इंटीजर्स के मुतालिक ही जो है वो देखना होगा। हम जो है वो नॉन इंटीजर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रैशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्चुअली रैशनल नंबर्स जो हैं वो भी आपको पता है कि जब रैशनल्स को डिफाइन करते हैं तो रैशनल्स को भी हम थ्रू इंटीजर्स ही डिफाइन करते हैं। रैशनल्स जो हैं वो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं व्हेन p एंड q आर इंटीजर्स। ये q जो है वो रैशनल है और z इंटीजर है, सच दैट एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म हम और लिख देते हैं कि p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम, तो वो यूनिकनेस के लिए। बहरहाल ये ठीक है, इतनी डेफिनेशन जो है वो काफ़ी होती है। तो क्योंकि ये भी q भी आप डिफाइन करते हैं थ्रू इंटीजर्स, तो आप q भी यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि इंटीजर्स देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको रैशनल नंबर्स जो है मिल जाएंगे, लेकिन इरैशनल नंबर्स यहाँ पर नहीं हो सकते। यही वजह है कि जब हम एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल जी स्क्वेयर, ये हमारे पास जो है पाइथागोरस थ्योरम है, ये आपको पता है कि, और अगर आप राइट ट्रायंगल में देखते हैं तो राइट ट्रायंगल में इस तरह से ये हमारे पास होता है। ये अगर z है, ये x है और ये y है, तो x, y और z है। तो अगर हमारे पास x और y 1 हो तो z जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है। और इसी तरह से जो एक्चुअली ये जो है वो पाइथागोरस थ्योरम डिफाइन किया था। लेकिन जब हम इसको यहाँ पर देखेंगे नंबर थ्योरी में डायफेंटाइन इक्वेशंस की सूरत में, तो डायफेंटाइन इक्वेशंस की सूरत में हम इसके जो सॉल्यूशंस देखेंगे वो सिर्फ इंटीजर्स की सूरत में देखेंगे। फॉर एग्जांपल इसका एक सॉल्यूशन ऐसे हो सकता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स 5 स्क्वायर। तो ये इसका एक सॉल्यूशन है। सिर्फ यही नहीं सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 3, 4, 5 ये सॉल्यूशन है। इसको हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल्स 3, 4, 5। और इसके अलावा इसको अगर इसके जो इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं वो भी पाइथागोरियन ट्रिपल होंगे, यानी कि 6, 8, 10।
यानी इसका जो भी इंटीग्रल मल्टीपल ले लेंगे वो इस जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 6 स्क्वायर, जैसे 2 का मल्टीपल लिया 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स 10 स्क्वायर, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स 13 स्क्वायर, तो ये भी। लेकिन हमें देखना क्या है, हमें जो है वो इंटीजर्स ही देखने हैं, हमें जो है नॉन इंटीजर्स वैल्यूज नहीं देखनी। फॉर एग्जांपल अगर हमें y पता है, हमें z पता है, तो हम x जो है वो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इंटीजर्स चाहिए। तो ये ऐसी सारी इक्वेशंस, वो लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, कैसी भी हो, इस तरह से भी कोई इक्वेशन आ रही है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1, ठीक है, ये भी अगर कोई इक्वेशन है, तो इसका भी अगर हमें सोल्यूशन देखना है, तो वो सोल्यूशन हम इंटीजर्स की सूरत में देखेंगे। ऐसी सारी अलजेब्राइक इक्वेशंस जिनका सोल्यूशन हम इंटीजर्स की सूरत में देखते हैं, वो इक्वेशंस कहलाती हैं डायफेंटाइन इक्वेशंस, ठीक है। कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम इसमें डायफेंटाइन इक्वेशंस को समझने में? सबकी समझ में आ गया ये? ठीक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोरिंग तो नहीं लग रहा आप लोगों को? इस तरह के टॉपिक थोड़े से जो है ना, क्योंकि नंबर थ्योरी का जो कोर्स है अमूमन जो है वो, ये तो ऑप्शनल कोर्स है, वैसे पढ़ाया नहीं जाता है। मुख्तलिफ जगहों पे हमारे पास भी कोई कोर्स नंबर थ्योरी का जो है वो नहीं था। डिस्क्रीट में कुछ स्टूडेंट कुछ थोड़ा बहुत नंबर थ्योरी का जो है वो पोर्शन पढ़ लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो चीज़ें नंबर थ्योरी की जो है वो नहीं पढ़ते। तो डायफेंटाइन इक्वेशंस में डिफरेंट टाइप्स होती हैं इक्वेशंस की, जैसे कि क्वाड्रेटिक भी आ गई यहाँ पर। तो हम बात करेंगे लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस की, यानी कि जो डायफेंटाइन इक्वेशंस होगी वो लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस होंगी। Excuse me, sir. जी, Sir, can you please repeat this, the last thing which you mentioned, कि उसका multiple would also hold, जो आपने 3 square plus 4 square is equal to 5 square के बाद 6 square plus 4 square is equal to 10 square लिखा? जी, तो ये मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 आर Pythagorean triple, then the multiples, integral multiple of Pythagorean triple is also a Pythagorean triple, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 है, तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6। मैंने 4 लिख दिया, सॉरी, दिस मस्ट बी 8, अदरवाइज तो Yeah, that's why, yeah sir, ठीक है sir, thank you. 2 से मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस देखेंगे। अच्छा, अब फर्क इसमें क्या हो जाता है, वो फर्क ये हो जाता है कि जब हम जो एक यूजुअल इक्वेशन देखते हैं, तो वो जो यूजुअल इक्वेशन होती है, जब रियल नंबर्स का सॉल्यूशन देखते हैं, तो अगर कोई भी इक्वेशन लिखी हुई हो, एक लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है रियल वैल्यूज में। क्वाड्रेटिक का तो बाजू का रियल वैल्यूज में नहीं होता, लेकिन अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, सिंगल लीनियर इक्वेशन, तो उसका हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हमेशा जो है वो आपको इस तरह से कोई पॉइंट मिलेगा। लेकिन जो लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस हैं, यानी कि अगर लीनियर इक्वेशन हो लेकिन वो डायफेंटाइन इक्वेशन हो, तो वो हमेशा इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि तमाम किस्म की डायफेंटाइन इक्वेशंस का जो है वो सॉल्यूशन मिले आपको। तो डायफेंटाइन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत है, कुछ टूल्स की ज़रूरत है, जो कि डायफेंटाइन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए चाहिए होते हैं। तो पहले हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम भी हैं, बस समझ लीजिए कि उनका रिवीजन हो जाएगा। तो वी हैव टू डिस्कस दोज टूल्स फर्स्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो देख लेते हैं, और जिसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे कि अगर
आप के पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 25, ठीक है। इस नंबर 25 को आप डिवाइड कर रहे हैं 5 से, सॉरी 5 से को डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं होगा, 4 से डिवाइड करें। तो इस तरह से डिवाइड करते हैं कि 4 टाइम्स 6 इज 24 और ये आपके पास 1 आ जाता है। इसमें हमारे पास ये जो 6 होता है, इसे हम कहते हैं, ये जो सॉरी 25 को मैंने सर्कल किया, ये जो 25 है इसे हम कहते हैं डिविडेंड, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं। और जो डिवाइड कर रहा होता है, जैसे 4 जो है वो डिवाइड कर रहा है, इसे हम कहेंगे डिवाइजर। और यहाँ पे जो चीज आ रही है इसे हम कहते हैं कोशेंट। और ये जो आखिर में हमारे पास बचता है इसे हम कहते हैं रिमेंडर। ठीक। और इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 25 इक्वल्स 4 टाइम्स 6 प्लस 1। ठीक है, 25 4 टाइम्स 6 प्लस 1। इस चीज को अगर हम जनरलाइज करें तो हमारे पास ये बन जाता है, इसे हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। यानी कि हर इंटीजर, कोई भी इंटीजर लिखा हो, जैसे ये 25 था, 25 की जगह कोई भी इंटीजर लिखा हो तो उसके साथ हम इसी तरह का सलूक कर सकते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो हम देखेंगे। इसको जनरलाइज हम करेंगे, यानी कि इसको हम जो है वो कह देते हैं एक इंटीजर a, इसको हम कह देते हैं डिवाइजर b, इसको हम कोशेंट q कह देते हैं और इसे हम रिमाइंडर r कहते हैं। तो लेट a be any integer, a कोई भी इंटीजर हो सकता है, एंड b be a positive integer, और b एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, a कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन ये जो b है ये पॉजिटिव होगा लाजमी। यहाँ पे जिससे डिवाइड कर रहे होंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक integers q and r such that a equals bq plus r। ठीक है, अगर कोई कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि उसका रिमाइंडर r जो है वो 0 है, और ये जो रिमाइंडर r है ये हमेशा, जाहिर है कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा किससे जो है वो कम होना चाहिए, डिवाइजर से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिमाइंडर यहाँ 5 होता तो फर्दर ये डिवाइड हो सकता था। तो और यहाँ डिवाइजर क्या है, b है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिमाइंडर को डिवाइजर b से कम होना चाहिए, और ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। 0 होगा तो इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इस चीज से आप लोग जो है वो पहले से फेमिलियर हैं।
बस इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो है वो मैंने लिखा है। इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब जैसे डिवीजन एल्गोरिथम में कोई नेगेटिव नंबर हो तो उसको भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल -23 है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसके 4 के जरिए, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स माइनस, यानी ये a हो गया, ये b है आपके पास 4 हो गया, और ये q होगा तो 4 मल्टीप्लाई बाई -5 जो कि 20 हो जाएगा, ये q हो गया, और फिर -3, तो ये -3 जो है ये रिमाइंडर r हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो किसी नेगेटिव नंबर को भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर को भी लिख सकते हैं। a q r ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो b हो जो कि डिवाइजर है, ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये नेगेटिव हम नहीं ले सकते। ठीक, अब उसके बाद फर्दर हम जो है वो कुछ और चीजें जो है वो देखते हैं, क्योंकि वो भी चीजें जरूरी हैं। ये आपने, और ये सारी चीजें आपने पढ़ी भी होंगी, जैसे कि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये नेक्स्ट जो टर्म है, मतलब ये सारी चीजें हमें लीनियर डिफरेंटाइन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए लाजमी चाहिए, तो इस वजह से हम इन्हें देख रहे हैं। तो जो दूसरी जो चीज है वो है GCD। GCD आपने बहुत छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये जो ब्रिटिश बुक्स होती हैं उनमें इस GCD को HCF लिखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसे HCF भी कहते हैं जो ब्रिटिश बुक्स होंगी। ये अमेरिकन बुक है तो इस वजह से इसमें GCD लिखा हुआ है। तो एक ही बात है, इससे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता, मतलब दो डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज में यूज होती हैं। GCD जो है वो इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि GCD जो है वो क्या होता है। हमेशा ये 2 इंटीजर्स का निकाला जाएगा, ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा इंटीजर्स का भी होता है, लेकिन ये पेयर में होता है। अगर 3 इंटीजर्स हो तो फिर हम 2-2 करके जो है वो उनके सारे पॉसिबिलिटीज लेके फिर उसके बाद इंटीजर्स फिर उसके बाद GCD लेते हैं। तो GCD of 2 integers a and b, ये a भी नॉन जीरो होना चाहिए, b भी नॉन जीरो होना चाहिए, दोनों नॉन जीरो is the largest positive integer that divides both a and b, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसकी डेफिनेशन होगा, यानी वो लार्जेस्ट इंटीजर जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। It is denoted by a, b। ये जो ऑर्डर पेयर इस तरह से लिखा जाता है, जब भी आप यहाँ पे ऑर्डर पेयर देखेंगे तो ऑर्डर पेयर का मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि ये x वैल्यू y वैल्यू है, बल्कि ऑर्डर पेयर का मतलब समझेंगे आप कि ये है GCD ऑफ a, b। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक नंबर है जैसे कि ये है 12 और एक नंबर है आपके पास 18, ठीक है, हम इनका GCD देखना चाह रहे हैं, तो इनका GCD होगा वो लार्जेस्ट इंटीजर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब देखें जैसे कि
1 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, 3 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, 6 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब 6 से बड़ा देखते हैं तो 12 सिर्फ 9 जो है 6 से बड़ा, वो सिर्फ 18 को डिवाइड कर रहा है, 12 को नहीं कर रहा। 12 देखते हैं तो 12 जो है सिर्फ इस 12 को डिवाइड कर रहा है, 18 को नहीं डिवाइड कर रहा। 18 सिर्फ इस 18 को डिवाइड कर रहा है, 12 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो वो सबसे बड़ा नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है वो 6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जीसीडी 6 हो जाएगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं या पॉजिटिव नंबर हैं, लेकिन जीसीडी जो है वो हर सूरत में निकलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए कॉमा बी, इन दोनों का जीसीडी वो सेम होगा अगर नेगेटिव के साथ लिखे जाए, या फिर माइनस ए बी लिखा हो, या फिर ए माइनस बी लिखा हो, ये सब एक ही होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नंबर जो है वो नेगेटिव में भी हैं तो आप उनका जीसीडी उसी तरह से लेंगे जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स को ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जीरो का किसी के साथ जो है जीसीडी लेते हैं, यानी कि 0 कॉमा ए का ये जीसीडी जो है वो ए होगा, तो वो जो नंबर होगा वो खुद ही होगा, क्योंकि जो डेफिनेशन है उसमें हम 0 को जो है, अच्छा इसको जो है वो थोड़ा सा और, अब मैंने जो डेफिनेशन इस तरह से लिख दी थी, ठीक है, कि दोनों 0 नहीं होने चाहिए, तो इसको मैं अगर थोड़ा सा जो है वो कर दूं, ब्रैकेट में यहाँ पर बजाय इसके कि अलग से नॉट बोथ 0 कर देते हैं, यानी दोनों 0 नहीं हो, क्योंकि दोनों 0 होगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। कोई एक 0 हो जाए तो फिर वो जो नॉन 0 एलिमेंट होगा वो उसका जो है जीसीडी बन जाए। तो इस तरीके से जो है वो जीसीडी हम ले रहे हैं। इसकी बहुत सारी जो है वो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, यानी कि जीसीडी बाजों का 1 भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं एक है 8 और एक है 9, ना तो 8 प्राइम, अच्छा प्राइम तो सबको पता है ना कि प्राइम क्या होता है। ठीक है, इसमें जो है 8 जो है वो प्राइम भी नहीं है, 9 जो है ये भी प्राइम नहीं है। अब इनका जीसीडी निकालते हैं तो वो बड़े से बड़ा लार्जेस्ट इंटीजर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो देखें दोनों को डिवाइड करने वाला सिर्फ एक ही नंबर होगा लार्जेस्ट, और वो होगा 1। इससे बड़ा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि जीसीडी जो है 1 आ जाए। ठीक है, जब दो इंटीजर्स का जीसीडी 1 आ जाए तो वो दोनों रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। ठीक है, ए एंड बी आर relatively prime when GCD of A and B is equal to 1। ठीक है, ये जो रिलेटिवली प्राइम है ये टर्म है, आप लोग जब रेफरेंस के लिए अगर कोई ब्रिटिश बुक देखेंगे तो रिलेटिवली प्राइम की जगह पे जो टर्म लिखी हुई होगी वो होगी को प्राइम। तो को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम दोनों एक ही टर्म। ठीक, तो अगर जीसीडी 1 हो जाए दो का, जैसे 8 और 9 है, तो 8 और 9 जो है को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि इनका जीसीडी 1 आ गया। अगर जीसीडी 1 नहीं होगा तो वो रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे। अब देखें इसकी कुछ जो है वो इसके रिजल्ट्स हैं या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, नंबर 1 देख लीजिए कि अगर लेट जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू डी, लेट ए बी ठीक है,
अगर हमारे पास जो है वो ए और बी का जीसीडी डी हो, देन तो पहली चीज कि ये जो डी है, अगर इनको ए और बी दोनों से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास जो इंटीजर्स आएंगे उनका जीसीडी हमेशा 1 होगा, क्योंकि आपने कॉमन फैक्टर तो निकाल दिया। ठीक है, ए अपॉन डी और बी अपॉन डी, इसका जीसीडी 1 होगा। अच्छा, यहाँ एक बात और पता चलती है कि जीसीडी से डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि 12 और 18 था, इनका जीसीडी 6 था, तो 6 से अगर डिवाइड कर दें 12 को तो 12 डिवाइड बाई 6 2 हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 6 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 अब ये रिलेटिवली प्राइम हो गए और इनका जीसीडी 1 हो गया। तो जीसीडी से अगर डिवाइड कर दें तो वो रिलेटिवली प्राइम हो जाएगी और उनका जीसीडी 1 आ जाएगा। सेकंड ये कि अगर एक ए है और दूसरा हम इसमें से माइनस कर दें, यानी ए माइनस बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम बी माइनस ए लिखें ए माइनस बी लिखें, बस ये कि एक ए और बी दोनों का जीसीडी अगर डी है तो अगर इन दोनों एक वही नंबर हो और दूसरा नंबर इन दोनों का डिफरेंस हो जाए, किसी से मैं किसी को माइनस कर दें, क्योंकि नेगेटिव से हमने पढ़ा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीसीडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डी रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक 12 ही रहने दें और दूसरा जो है वो 18 माइनस 12 कर दें या 12 माइनस 18 कर दें, उससे कोई फर्क नहीं जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो 12 और 6 का जीसीडी भी 6 आएगा। तो इनके जीसीडी यही रहता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा इसमें जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशंस के कुछ तरीकेकार हैं, उसको देख लें कि लीनियर कॉम्बिनेशंस में किस तरीके से होता है कि अगर हमारे पास जो है, यानी कि अगर हमारे पास ए और बी, दूसरा इसको मैं इस तरह से कर दूं, ये ऐसे कर देते हैं, हो जाएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो है वो ए और बी का जीसीडी कोई डी हो, लेट ए और बी इसका जीसीडी अगर डी है, ठीक है, इज ए linear combination of A and B, यानी वो जो D है वो इन्हीं A और B का जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ये इसका मतलब है। यानी कि इस जो D है इसका मतलब ये होगा कि D को ऐसे लिखा जा सकता है, अल्फा A प्लस बीटा B, इस तरीके से D को लिखा जा सकता है, वो डिफरेंट वैल्यूज में। अब जैसे आपको यहाँ नजर ही आ रहा था कि ये जो था, जैसे इसमें एक एग्जांपल जो है वो देखें कि ये जो 6 है, 6 को अगर A जो है वो हमारे पास 12 है और जो है वो B हमारे पास 18 है, तो 6 किस तरह से आएगा, 6 इस तरह से आएगा कि अल्फा 1 हो जाए और बीटा अल्फा -1 हो जाए और बीटा +1 हो जाए, तो हमारे पास जो है 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन, तो अल्फा की वैल्यू ये अल्फा है और ये हमारे पास जो है वो बीटा है। तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरीके से आप लिख सकते हैं किसी भी जीसीडी को, यानी जीसीडी जो होगा वो हमेशा उन्हीं जो एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में ही आपको जो है वो नजर आएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है वो ये
कि अगर ए बी का GCD जो है वो D है तो ये बराबर होगा कोई भी एक इंटीजर ले लें हम, पॉजिटिव इंटीजर C, तो CA CB इज इक्वल टू C टाइम्स, एक मिनट, इस तरह से हमें लिखना होगा, देन AB इज इक्वल टू C टाइम्स D। नहीं कि अगर आप मल्टीप्लाई इस तरह से कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि वो इंटीजर उससे जो पॉजिटिव इंटीजर है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर आप जो है वो सिर्फ अगर आपके पास एक और हमारे पास है ये, इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। GCD ऑफ AB इज इक्वल टू 1 यानी कि रिलेटिवली प्राइम है, और ये AC यानी A और B रिलेटिवली प्राइम है, A और C रिलेटिवली प्राइम है, देन तो इसका मतलब ये होगा कि A रिलेटिवली प्राइम होगा B और C के प्रोडक्ट, इस तरह से ये हमारे पास है। इसके अलावा अगर हम ये लिखते हैं, पहले ये मैं आपको बता दूं, जैसे अगर हम ये लिख रहे हैं A B, तो इसका मतलब ये हुआ कि A डिवाइड्स B, और अगर ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है A does not divide B, ठीक। So if A divides C and B divides C, यानी A और B दोनों C को डिवाइड कर रहे हैं, and GCD of A and B is equal to 1, A और B दोनों रिलेटिवली प्राइम है और दोनों जो है वो C को डिवाइड करते हैं, देन तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो भी C को डिवाइड करेगा। इसी तरह से हमारे पास जो है वो और चीजें भी हैं, इस तरह से मुख्तलिफ इसके जो है वो आप बुक में भी पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे जो है प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम जो है वो देख सकते हैं, थ्योरम्स की शक्ल में भी हैं, वैसे भी जो है वो क्या कहते हैं उसे प्रॉपर्टीज हैं, और जो है वो आप GCD निकालने का तरीक़ेकार भी है। GCD निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, पहले जब कैलकुलेटर्स नहीं होते तो GCD निकालने के लिए बाकायदा हम एक जो है वो जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो है वो यूज करते थे, और उस यूक्लिडियन एल्गोरिथम के जरिए जो है वो GCD जो है वो निकालते थे। तो अब जो है उसके जरिए भी निकाल सकते हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिथम के जरिए भी, लेकिन उसके बगैर भी हो जाता है। बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो हम अमूमन जो है वो यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो है वो यूज करके निकाल लेते हैं। आप में से किसी ने यूक्लिडियन एल्गोरिथम पढ़ा है? जी सर, जो पीछे आपने लिखवाया था वही होता है ना? जी, जो पीछे आपने एल्गोरिथम लिखवाया है उसी को नहीं बोलते यूक्लिडियन एल्गोरिथम? नहीं, वो डिवीजन एल्गोरिथम है सर मैंने इज अभी इट जी सर जिसको जो है वो आप कोई जैसे डिवाइजर और डिविडेंड को आप यू कीप ऑन डिवाइडिंग देम अंटिल यू गेट रिमाइंडर एज 0, सो द लास्ट
डिवाइजर जो होगा दैट वुड बी द जीसीडी, वाज इट दैट? एग्जैक्टली इसी तरह से हम करते हैं। तो ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है, इसको जो है वो बार बार अप्लाई करते हैं जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम में, ठीक है। और वो फिर हमारे पास लास्ट डिवाइजर जो आ जाता है, तो वो इस तरह से जो है वो निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए के एक रिजल्ट है, इसको देख लेते हैं हम कि मतलब हम इसके प्रूफ में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हम इसको जो है वो देखें कि लेट ए एंड बी, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सब हमें जरूरत होगी डायफेंटाइन इक्वेशंस को, लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि हम जैसे कि डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू जो है वो करेंगे, वरना दूसरा जो है वो ये होता है कि लीनियर कॉन्ग्रेंस, क्योंकि लीनियर कॉन्ग्रेंस में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व कर लें। क्योंकि लीनियर कॉन्ग्रेंस हमने अभी पढ़ा नहीं है, वो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो इस वजह से जो है वो आपको इस दूसरे तरीके से करा रहा हूँ। फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा लीनियर कॉन्ग्रेंस का, जब हम वो पढ़ेंगे तो फिर हम डायफेंटाइन इक्वेशंस को भी उस लीनियर कॉन्ग्रेंस के तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो अभी तो हम ये एक सिंपल सा मेथड जो है कर रहे हैं, लेट ए एंड बी बी एनी positive integer and R the remainder when A is divided by B, A और B positive integers and R the remainder, ठीक है। When A is divided by B, then the GCD of A with B is same as GCD of B with R, यानी रिमाइंडर के साथ जो B का GCD होगा वो वही होगा। तो इससे ये हमारे पास फायदा होता है कि हमें पता है कि हम हर इंटीजर को इस तरह से लिख सकते हैं कि A is equal to by division algorithm BQ plus R, तो फिर हम जो है वो B और R का, क्योंकि ये डिवाइड होके छोटा हो जाता है, तो छोटा हो जाता है तो फिर आसानी से जो है वो हम इसका GCD जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो आपको कराता हूँ, तो जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एग्जांपल देख के समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल A की वैल्यू है 120 और B की वैल्यू है 28, इनका हमें GCD चाहिए, ठीक है। हमें इसका GCD नहीं पता, ठीक है। वेरीफाई करना है कि इसका GCD जो है वो क्या होगा। तो देखें हमें जो है वो ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये 120 और 28 दोनों जो है वो डिवाइड हो सकते हैं। वैसे ये तो बहुत ही छोटा आ गया, कोई बड़ा हम जो है वो देख सकते हैं। चलें इस तरह से इसको करते हैं कि अगर हमें अभी नहीं पता है कुछ भी, ठीक है, 120 है, तो हम इस 120 को इस तरह से 120 इज इक्वल टू अब ये जो है वो हमारे पास जो है यानी कि 120 को समझ लीजिए कि हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये कहता है लेट A एंड B बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड R द रिमाइंडर व्हेन A इज डिवाइडेड बाय B, तो A को जब B से डिवाइड कर रहे हैं, तो अब ये जो B है ये अब आपका जो है वो डिवाइड करने वाला डिवाइजर बन गया, ठीक है ना, 120।
तो यहाँ पर जो है b की जगह हम 28 लिख देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अब ये आ गया आपके पास 28, तो 28 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 28 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 जी 112 सर 112, तो प्लस 8 हमारे पास किया, ठीक, प्लस 8 आ गया। अब हमारे पास जो ये रिमाइंडर आया, अब ये कहता है कि इसका ए और बी का यानी कि 120 और 28 का जीसीडी वही होगा जो किसका जीसीडी होगा, बी और आर का जीसीडी होगा। तो अब हमारे पास ये बी जो है वो ये है और आर हमारे पास जो है ये। अब तो ये जो 120 और 28 का निकालना था, तो उसके बजाय ये क्या हो गया, अब आपके पास ये छोटा हो गया, और ये छोटा होके जो है ये किसमें हो गया, 28 और 8 का हो गया। अब इसका निकाल सकते हैं और इसका भी नहीं निकाल सकते, तो इसको फर्दर जो है वो आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये ऐसा हो गया तो क्लियरली यहाँ से नजर आ रहा है 28 और 8 का जो जीसीडी है वो वही होगा इस थ्योरम के मुताबिक, क्योंकि 120 और 28 का है, और ये हमें नजर आ रहा है कि ज़ाहिर है 4 दोनों को डिवाइड करेगा सबसे बड़ा, और इस 4 से बड़ा डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये 4 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे नजर आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे भी नजर नहीं आए तो जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है इसके मुताबिक फिर दोबारा से आ जाएंगे आप, यानी कि आप इसे जो है वो 28 जो है इसे आप समझ लीजिए कि अच्छा, फिर उसमें रिमाइंडर वो तो कट ही जाएगा ना, फिर रिमाइंडर जो है वो ये 28 हो गया, ये समझ लें कि अब नया ए आ गया। ये किसी का माइक खुला हुआ है, हम कहते हैं, मैं खुद ही म्यूट कर देता हूँ। अच्छा, तो ये हो गया। अब अगर और इसके बाद ये जो है ये अब बी जो है ये हमारे पास 8 आ गया, ये हमारे पास बी 8 हो गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 8 को 8 टाइम्स 3 से, फिर ये आपके पास यहाँ कितना रह जाएगा 4, क्योंकि 8 टाइम्स 3 24 होगा, 24 प्लस 4 ये 8 हो जाएगा। तो ये अब आपके पास Q हो गया और ये आपके पास R आ गया। तो जो थ्योरम है डिवीजन एल्गोरिथम, इसके मुताबिक क्या है, इसके मुताबिक जो B और R का जीसीडी है वो वही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे लिख सकते हैं कि 120 और 28 का जीसीडी वही होगा जो कि 28 और 8 का जीसीडी है, और इसका जीसीडी वही होगा जो कि 8 और 4 का जीसीडी है, 8 और 4 का। अब अगर इसका जीसीडी आपको निकालना आ गया तो आप लिख दे डायरेक्ट, वरना इसको फर्दर कर सकते हैं, लेकिन फर्दर की जरूरत ही नहीं है। इसका 8 और 4 को डिवाइड करने वाला ये 4 आ गया, तो यहाँ भी हमें पता चल गया था, यहाँ भी पता चल गया, बस हमने एक स्टेप और ज्यादा जो है वो कर लिया। ये क्लियर हो गई ये बात? Sir, but like just to make it more clear, like जो हम like Euclidean algorithm का जो theorem है, उसके लिए तो if you bring it to 0, remainder को 0 ले आए तो it will become more clear कि जैसे ही R becomes 0, the divisor becomes the GCD. तो अगर एक और स्टेप कर लें तो फर्दर, हाँ, एक और स्टेप कर लें तो फिर ये हो जाएगा, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो रिमाइंडर यानी इसके बाद ये B और R ले लीजिए, तो ये 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हमारे पास नया B हो गया, ये 4 हो जाएगा, तो ये टाइम्स 2 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो गया। तो अब हमारे पास जो है ये हमारे पास B हो गया और ये हमारे पास R हो गया। तो क्योंकि B और R जब 0 हो तो उसका GCD वही होता है, तो फिर ये आ गया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ, वो थोड़ी बड़ी एग्जाम्पल होगी जिसमें ज़्यादा जो है वो इक्वेशंस होंगी, तो उससे जो है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा क्लियर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम GCD देखना चाह रहे हैं 2076, एंड ये बुक की एक एग्जाम्पल है शायद। अब ये A है, ये B है
तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम तो ये 20776 इज इक्वल टू जो बी है आपके पास 1776। अब क्यू जो है, अब जाहिर है कि ये इसको 1 से ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसको 2 से करेंगे तो वो इससे बढ़ जाएगा। तो सिंपली आप क्या करें, 2076 में से ये माइनस कर दें तो आपके पास 300 रह जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका जो जीसीडी है वो वही है जो कि 1776 और 300 का जीसीडी है। तो अब अगर ये ए और बी हो गए तो देन 1776 इज इक्वल टू बी जो है वो 300 हो गया। अब ये बी 300 हो गया तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स 3 15 हो जाएगा, 1500 तो 1776 माइनस 1500 ये आ जाएगा 276। ठीक है, तो आपके पास जो है ये 276 आ गया। तो अब ये इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 300 हो गया बी, और आर जो है वो 276 हो गया। अब यहाँ 300 आ जाएगा, इसका बी जो है वो 276 होगा, तो यहाँ पे 1 से करेंगे तो 300 माइनस 276 ये 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वही जीसीडी होगा जो कि 276 एंड 24 का जीसीडी होगा। देन अब ये आपके पास जो है 276 इज इक्वल टू 24 टाइम्स 10 240 होता है, 240 में 24 ऐड करेंगे तो फिर 11 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 240 प्लस 24 होता है 264 276 माइनस 264 इज 12। ठीक है, ये 12 आ गया। तो इसका मतलब ये जीसीडी वही होगा जो कि 24 और 12 का होगा। अब यहाँ तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नजर आ रहा है आपको कितना होगा ये 12, लेकिन फिर भी अगर आप ये पूरा करना चाह रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी यूक्लिडियन एल्गोरिथम, तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप 24 लिखें और फिर उसके बाद यहाँ लिखें 12 टाइम्स ये 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, और रिमाइंडर जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये वही होगा जो कि 12 और 0 का होगा, 12 और 0 का 12। तो इस तरह से आपने जीसीडी जो है निकाल लिया। जी क्लियर है ये? Yes, sir. अच्छा, तो अब मेरा ख्याल है कि अब हमने इतनी चीज़ें कर ली हैं कि हम लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस जो हैं उनको क्या कहते हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं। जो चीज़ें हमारे पास इतने टूल्स आ गए, ये आपने ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो पहले पढ़ी हुई भी हैं होंगी कुछ ने, और कुछ ने जो है वो नहीं भी पढ़ी हुई होंगी, लेकिन जो है लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने देख ली हैं। इसके बाद लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस जो है वो सॉल्व की जा सकती हैं। अब देखना ये है कि लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस जो है वो किस तरीके से सॉल्व होगी और वो कब कब सॉल्वेबल होगी। तो लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस जो है उसको लिखते कैसे, LDE जो है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। इसको लिखते कैसे हैं, इसको इन जनरल आप लिखेंगे तो ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। तो जाहिर है कि वैसे जब नजर आ रहा था जो मैंने पहले लिखी थी x इज इक्वल टू वाई एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन लिखी थी, तो इसके तो सॉल्यूशंस जो है वो होते हैं। लेकिन अगर इस तरह से लिखा जाए तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं a b एंड c, इनके ऊपर दरअसल सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा होता है कि इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो तमाम किस्म की लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है,
existence of solution of linear Diophantine equations. Let इस तरह से लिखें, the linear Diophantine equation ax plus by equals c is solvable if and only if GCD of A and B, which is equal to D, divides C. ये इसकी एग्जिस्टेंस है, यानी कि अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो है एक इक्वेशन है लीनियर डायफेंटाइन, ये इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में आपको बताया था, ठीक है। अब जैसे ये एक इक्वेशन है 6x plus 8y is equal to 25, ठीक है। तो देखिए 6 और 8 का GCD कितना होगा, ये कह रहे हैं कि the linear Diophantine equation is solvable if and only if GCD of A and B divides C. So GCD of 6 and 8, which is equal to 2, does not divide 25, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Diophantine equation x 6x plus 8y is equal to 25 is not solvable. अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सॉल्वेबल है या नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको पढ़ेंगे। इसी तरह से ये देखते हैं कि 12x plus 18y is equal to 30. GCD of 12 and 18 is 6, which divides 30. तो ये इक्वेशन क्या है, is solvable. तो ये इक्वेशन जो है वो सॉल्वेबल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? तो इस तरह से जो है वो, और इसके अलावा हम अगर देखें कि ये इक्वेशन है एक और 2x plus 3y is equal to 4. तो GCD of 2 and 3, ये अगर रिलेटिवली प्राइम हो जाए A और B, फिर तो लाजमी इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम है। GCD इसका 1 आ गया, और 1 तो जाहिर है कि फिर जो है वो डिवाइड करेगा 4 को, 1 तो सबको डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्वेबल। तो ये जो है इक्वेशन सॉल्वेबल हो जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अच्छा, मैंने आपको